हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट 2024 जून सर्कल के लिए हम डेली बेसिस पर क्विज करते हैं। तो ये जो क्विज हुआ था 7 जून, जिसका टॉपिक था एनाटॉमी एंड थेरेप्यूटिक योगा। क्विज हुआ था 7 जून, जिसका टॉपिक था एनाटॉमी एंड थेरेप्यूटिक योगा। उस क्विज का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो हो रहे हैं। आप जल्दी से उस क्विज का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्योंकि लास्ट वीक चल रहा है तैयारी का। तो सभी लोगों को पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो आप लोग। लेकिन मेरी मानो तो टेंशन बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अगर तैयारी किए हैं तो टेंशन करने की कोई बात ही नहीं बनती। लेकिन अगर तैयारी नहीं किए हैं तो टेंशन करके भी क्या करोगे, तैयारी थोड़ी ना हो जाएगा। तो उससे बेहतर है जितने भी टाइम आपके पास बचे हैं PYQ में ध्यान दो। जितना हो सके अपने तैयारी आगे बढ़ाओ, जितना हो सके कोशिश करो। क्रॉस करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश तो करो एंड मोमेंट तक। ठीक है, टेंशन करके क्या ही करोगे, टेंशन करके गलत करके आओगे एग्ज़ाम में। तो उससे बेहतर है ना कि कोशिश करो। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 18 जून एग्ज़ाम डेट तो सभी को पता है भाई। और इसका जो सिटी अलॉटमेंट है वो भी हो गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक सिटी अलॉटमेंट नहीं देखा तो सिटी अलॉटमेंट लिंक आप लोगों को आई बटन में अभी दिख रहा होगा, वहाँ से जाकर अपना सिटी अलॉटमेंट चेक कर लो। ठीक है, और जल्दी से तैयारी में लग जाओ। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या इंतजार कर रहा है हमारे लिए। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ लंग इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज नोन एज। मतलब एक हेल्दी इंडिविजुअल जितने अमाउंट ऑफ ब्रीथ इन करते हैं यानी इनहेल करते हैं और जितने अमाउंट ऑफ ब्रीथ को वो एक्सेल करते हैं उसे क्या कहते हैं। इज इट रेसिडुअल वॉल्यूम, इज इट टाइडल वॉल्यूम, इज इट वाइटल कैपेसिटी या फिर इज इट लंग कैपेसिटी। इन चारों में से उसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले बात है कि चारों जब ऑप्शन में आया हुआ और ये ना PYQ बेस्ड है। ये आज 10 क्वेश्चन जो आप लोग दिखने वाले हो ना, ये सारे के सारे PYQ में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार इन चारों ऑप्शंस के बारे में डिक्लेयर कर लेते हैं। चारों ऑप्शंस के बारे में मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में आपके अगले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं चारों ऑप्शन को डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहला है रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम वो होता है इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद, पूरे जोर से अगर आप पूरे दम लगाकर अगर आप एक्सेल कर रहे हो तो उसके बाद भी जितने अमाउंट ऑफ एयर जो है आपके लंग्स में रह रहे, जितने अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में रह गया है उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी जितना बचा हुआ है एक्सेल करने के बाद भी जितना बचा हुआ है उसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इनटू और आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीथ। मतलब एक नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम, यानी जब आप ब्रीथ कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, जितने अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल कर रहे हो और जितने अमाउंट ऑफ एयर आपने एक्सेल किया है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम, इसे क्या कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसे टीवी कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसे टीवी कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। वाइटल कैपेसिटी इज टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन। The value of is about 4800 ml and it varies according to your age and body। ये एज एंड बॉडी के हिसाब से वेरी करते हैं, लेकिन नॉर्मल वैल्यू जो माना जाता है वो 4800 है, 4800 ml है, यानी 4800 ml होती है। ये क्या है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी वो होती है, उस अमाउंट को हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी जब हम एक्सेल करने के बाद, जैसे मैक्सिमम आपने फोर्सफुल इनहेल किया। ठीक है, आपने जितना अमाउंट ऑफ इनहेल आप कर सकते हैं तो आप उतना लॉन्ग टर्म अपने इनहेल किया है, उसके बाद जब आप एक्सेल कर रहे हो तो जितना अमाउंट आप एक्सेल कर रहे हो उसे कहते हैं आपका वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, उसे कहते हैं आपका वाइटल कैपेसिटी आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन के बाद, यानी मैक्सिमल इनहेलेशन के बाद जब आप एक्सेल करते हो जितना अमाउंट ऑफ एयर को, उसको कहते हैं आपका वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद आता है द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कहते हैं IRV। IRV क्या है। IRV इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड एट द एंड ऑफ नॉर्मल टाइडल इंस्पिरेशन। यानी जब आप टाइडल वॉल्यूम हो रहे हैं, मतलब आपने नॉर्मल जितना इंस्पिरेशन आप कर सकते हो, नॉर्मल जितना इनहेल कर सकते हो उसको इनहेल कर लिया, उसके बाद भी अगर आप फोर्स लगा के थोड़ा और इनहेल करोगे तो जितना अमाउंट आपने फोर्स लगाने के बाद जितना अमाउंट, यानी नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जितना आपने एक फोर्स लगा के इनहेल किया उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर। दिस इज कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में होता है कि द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड विद द मैक्सिमम एफर्ट बियॉन्ड द लेवल रीच्ड एट द एंड ऑफ नॉर्मल लिक्विड एक्सपिरेशन। यानी जब आप एक्सेल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनहेल किया, ठीक है, अब मैं एक्सेल करूंगा, ये मेरा नॉर्मल था। अगर मैंने नॉर्मल इनहेल कर रहा हूँ उसके बाद मैं फोर्सफुल और ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा लंबा इनहेल कर रहा हूँ,
जो एक्स्ट्रा मैंने किया, नॉर्मल होने के बाद जो एक्स्ट्रा किया उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। और जब मैंने एक्सेल कर दिया तो नॉर्मली एक्सेल हो गया, उसके बाद मैं फोर्सफुल एक्सेल कर रहा हूँ, ये जो एक्सेलेशन है, फोर्सफुल एक्सेलेशन, इसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल होने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने निकाला उसे कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। आपको क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट लंग इन अ हेल्दी इंडिविजुअल नोन एज, यानी जब आप नॉर्मल इन एंड आउट कर रहे हो ब्रीदिंग, जब आप नॉर्मल इन एंड आउट कर रहे हो तो उसको कहते हैं जी टाइडल वॉल्यूम। उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है टाइडल वॉल्यूम। रेसिडियल कितना, जितना बचा हुआ है, फोर्सफुल एक्सेल करने के बाद जितना बचा हुआ है उसे कहते हैं रेसिडियल। वाइटल कैपेसिटी क्या पढ़े हमने, वाइटल कैपेसिटी हमने पढ़ा ना, देखो वाइटल कैपेसिटी जब हम आफ्टर एक मैक्सिमल इनहेलेशन के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सेल करते हैं उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद क्या कहें, लंग कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी मतलब लंग्स में कितना अमाउंट ऑफ एयर भर सकते हैं अंदर, उसे कहते हैं लंग्स कैपेसिटी। तो हम यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम। मैंने ये सारे टर्म यहाँ पर बता दिए हैं क्योंकि इन टर्म में से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो ये सारे टर्म्स को एक बार देख लेना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं इसमें से। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेस रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट स्टेटेड बाय, ये डेफिनेशन जो है ये किन्होंने दिया है, इज इट बैरन, इज इट हैंसेसेली, इज इट मॉर्गन एंड किंग, इज इट हॉल्म्स एंड मसूडा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किनका है, ये डेफिनेशन जो है भाई, ये जो स्ट्रेस की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है ना, ये मोस्ट मतलब क्या बोलूँ मैं, मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस हम कह सकते हैं हर एक जगह। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस डेफिनेशन को नहीं जानता, जिन्होंने स्ट्रेस पढ़ा है उनको तो ये डेफिनेशन आता ही होगा। ये मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है स्ट्रेस का भाई, जो कि हैंसेस सेली द्वारा दी गई हैं। ये हैंसेस सेली का डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस है। ये बहुत बार आप लोगों को कोर्स में भी पढ़ाया जा चुका है। जब भी हम स्ट्रेस पढ़ाते हैं कोर्स में तो ये डेफिनेशन आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाया जाता है, हैंसेस सेली के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, ये मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हॉट फ्लैशेस, डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड इमोशनल चेंजेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, इज इट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में PMS भी कहा जाता है। इज इट अ सिंड्रोम ऑफ PMS, इज इट अ सिंड्रोम ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इज इट अ सिम्टम ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम, इज इट अ सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉजल सिंड्रोम। इसको मेनोपॉजल सिंड्रोम MPS कहते हैं, मेनोपॉजल सिंड्रोम। ठीक है, तो या देखो ये दोनों तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो भाई कि ये मेटाबॉलिक नहीं है और ये नेफ्राइटिक भी नहीं है, या तो ये प्रीमेंस्ट्रुअल होगा या तो ये मेनोपॉजल होगा। ये क्वेश्चन ना बड़े चालाकी के साथ बनाया गया था। ये PYQ है, ये आए हुए क्वेश्चन है, मैं खुद से नहीं डाला इस क्वेश्चन को, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है ये हॉट फ्लैशेस जो हैं, उसके बाद आपका जो डिस्टर्ब्ड स्लीप होता है, इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, ये सारे बड़ी चालाकी के साथ आपको पहले ऑप्शन में PMS डाला गया है क्योंकि बच्चे देखते ही बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, PMS कर देगा। लेकिन भाई ये जो हॉट फ्लैशेस होते हैं ना, हॉट फ्लैशेस एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये मोस्ट कॉमन इन MPS में होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है मेनोपॉजल सिंड्रोम में, नॉट PMS। ठीक है, आप कहोगे सर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर PMS में भी दी हुई है, आप कहोगे सर एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट पर भी ये सारे सिम्टम्स दी हुई है। बिल्कुल दिया हुआ हो सकता है, लेकिन देखना कंपेयर करके जब देखोगे इसका या बुक में कंपेयर करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि मेनोपॉजल सिंड्रोम जो होता है उसके लिए ये सारे सिम्टम्स, स्पेसिफिकली ये मेनोपॉजल सिंड्रोम के लिए हॉट फ्लैशेस जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, ना ही प्रीमेंस्ट्रुअल, ये मेनोपॉजल के लिए कॉमन सिम्टम्स है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, चलो अब आते हैं एक्रोमेगाली इज अ डिसऑर्डर ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ, ये कौन से हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रेशंस के वजह से एक्रोमेगाली होते हैं। इज इट एड्रीनालिन, इज इट GH, इज इट कैल्शियम, इज इट वेसोप्रेसिन। अब आप बोलोगे देखो वेसोप्रेसिन का एक नाम, वेसोप्रेसिन का और एक नाम क्या है, इसे हम ADH भी जानते हैं। ये कहाँ से रिलीज होता है भाई, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ये ADH। ये तो नहीं होगा, ये इसका ग्रोथ के साथ कोई लेना देना है नहीं, ये दिमाग के विकास में काम आता है, ये मस्तिष्क के विकास में काम आने वाले हार्मोन्स है ADH। टीवी में ऐड वगैरह होता है ना, ये पिला दो, ये हॉर्लिक्स पिला दो, इसमें ADH है, बच्चों का मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत बढ़िया है, तो उस एडवर्टाइज से भी आप याद रख सकते हो, ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं नहीं, ज़्यादातर ये कॉमन चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है कैल्शियम का भाई ये एक्रोमेगाली के साथ कोई लेना देना है नहीं, कैल्शियम नॉट डिपेंडेंट एक्रोमेगाली। ठीक है, उसके बाद आता है GH। अब एक्रोमेगाली प्रॉब्लम को पहले पता कर लो कि ये होता क्या है, इसको कहते हैं, इसको एक और नाम कहा जाता है एक्रोमेगाली को, क्या कहा जाता है,
एक्रोमेगाली का मतलब होता है कि शरीर जो है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है, अनियंत्रित रूप से अगर वो बढ़ रहे हैं शरीर, ठीक है, वो नियंत्रित, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं शरीर की डेवलपमेंट में, शरीर की डेवलपमेंट जो होता है वो एक रेशियो में होता है, एक नियंत्रित तरीके से होता है। लेकिन ये जो एक्रोमेगली वाला प्रॉब्लम जो है ना, एक्रोमेगली में होता ऐसा है कि एक्रोमेगली के जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो अनियंत्रित तरीके से होता है, तो इसे कहा गया है एक्रोमेगली, ठीक है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन होगा, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा? एड्रेनालिन हो सकता है क्या? एड्रेनालिन कहाँ से रिलीज करता है? एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है एड्रेनालिन, ठीक है। तो इसका तो ये स्ट्रेस्ड हार्मोन में एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये सारे स्ट्रेस्ड हार्मोन में काउंट करी जाती है, तो इसका भी रिलेशन नहीं हो सकता। और जीएच का फुल फॉर्म क्या है? जीएच का फुल फॉर्म क्या है पहले बताओ? जीएच होता है भाई ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन है। और एक्रोमेगाली इज रिलेटेड टू ग्रोथ, एक्रोमेगाली डिजीज जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीएच, ग्रोथ हार्मोन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसी के साथ, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन के बोन इनमें से कौन सा है उससे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। पहला आपको बोल रहा है क्लेविकल, दूसरा बोल रहा है वर्टिब्रा, तीसरा बोल रहा है स्कैप्यूला, चौथा बोल रहा है स्कल, पांचवा बोल रहा है हाइवेड। हाइवेड बोन या स्कल में जो बोन है वो, या स्कैप्यूला जो है वो, ये क्लेविकल जो है वो, और या तो वर्टिब्रा। आपको क्या पूछा? एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स पूछे हैं, एक्सियल स्केलेटन के बोन्स में इनमें से कौन सा है। तो भाई एक बात बताओ, क्लेविकल जो है क्या ये बोन है एक्सियल स्केलेटन के अंदर, या फिर ये एक गार्डल है? क्लेविकल क्या है? ये एक गार्डल में आता है कि बोन में आता है, पहले इतना बता दो। तो ये दोनों जो है क्लेविकल एंड स्कैप्यूला, क्लेविकुलर बोन जो होता है एंड स्कैप्यूला जो होता है, ये किस में आता है? ये गार्डल में आता है ना भाई। तो ये दोनों तो एलिमिनेट कर लो, तो बचा क्या? बी डी ई। आंख बंद करके इसका आंसर नंबर 4 आप कर सकते हो। लेकिन फिर भी ये सारे आपको मूव्स बनी नहीं, ये सारे डायग्राम आंखों के सामने होना चाहिए जब आप आंसर करोगे। तो इसके लिए एक बार डायग्राम को भी देख लेते हैं। देखो इसके लिए डायग्राम को भी देख लेते हैं। ये होता है आपका क्लेविकुलर बोन, ये होता है आपका क्लेविकुलर बोन, और इसके जो पीछे वाले यानी ये जो है ये जो है कॉलर बोन, ये एक्चुअली हमारा क्लेविकुलर है। और इसके बिल्कुल पीछे वाला जो बोन है, पीठ के पीछे वाले जो बोन होते हैं इस साइड में, इसे कहते हैं क्या? स्कैप्यूला। ये देखो ये जो पीछे वाला जो बोन होता है ना, इसको कहते हैं स्कैप्यूला। ये जो पीछे वाला जो बोन है ये वाला, इसे कहते हैं स्कैप्यूला, पीछे वाले, ठीक है। तो ये दोनों गार्डल है बेसिकली, ये एक्सियल स्केलेटन के पार्ट नहीं है, ये एक्सियल स्केलेटन के पार्ट नहीं है। और आपको क्या पूछा? स्काल, स्काल में जितने भी बोन है, क्रेनियम में स्काल बोन्स जितने भी है, ये सारे एक्सियल स्केलेटन के पार्ट होते हैं हमारे, ये सारे एक्सियल स्केलेटन के पार्ट होते हैं, ठीक है, स्काल में जितने भी होते हैं। और ये सारे नीचे वाले अगर आप आ जाओ है, यानी आपके जो हैंड्स है, यानी अपर एक्सट्रीमिटीज़ और ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़, इनको छोड़ दोगे, ये अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को हम क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसको कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। और इन दोनों को अगर छोड़ दोगे तो ये सारे जो बन गया आपका इंक्लूडिंग स्काल, ये हो जाता है आपका एक्सियल स्केलेटन, ये हो जाता है हमारा एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल कितने बोन्स होते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन्स होते हैं। एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन होते हैं? 80। अब इन दोनों को मिला दो, 80 + 120 कितना होता है? 126। 80 + 126 तो टोटल कितना हो गया? टोटल हमारे जो बोन होते हैं एक्सियल प्लस एपेंडिकुलर, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 206। मिल गया टोटल 206। एक्सियल स्केलेटन में कितने होते हैं? 80। एपेंडिकुलर में कितने होते हैं? 126। अब इनका हर एक का, अब एक्सियल स्केलेटन में 80 का भी अलग हिसाब होता है, एपेंडिकुलर में भी आप 126 को याद रख सकते हो, अलग हिसाब है उसका, ठीक है। लेकिन इतने सारे डिटेल यहाँ पर बताना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा चले जाएंगे। आप लोगों के पास इसका चार्ट भी है, और मैंने यहाँ पर मैंने इसका सिर्फ एक डायग्राम डाला है, इसका एक अलग चार्ट होता है याद रखने वाला, वो आप लोगों के पास है जिन्होंने सिस्टमेटिकली पढ़ा है ये कोर्स, ठीक है। तो उनके पास अब मैं आशा करता हूँ कि वो चार्ट है, आप लोग ज़रूर उस चार्ट को निकाल के एक बार देख लो कि एक्सियल स्केलेटन में 80 का हिसाब क्या है, क्या क्या आता है उसमें, और 126 का हिसाब क्या है, उसमें क्या क्या आता है। क्योंकि ये सारे बोन्स 206 आपको याद होना चाहिए, 206 याद होना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना, कहीं से भी कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है बताओ 6 नंबर क्वेश्चन पे, पेलिग्रा विल ऑकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। पेलिग्रा जो है कौन से विटामिन के अभाव से होते हैं? पेलिग्रा, अब सबसे देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी विटामिन के ये सारे क्या है? ये सारे विटामिन के ही नेम है।
लेकिन ये सारे साइंटिफिक नेम बताए हुए हैं आपको, सारे के सारे साइंटिफिक नेम बता दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको पूछना है कि इनमें से कौन सा है जिनके कारण पेलेग्रा जो है वो होता है। पेलेग्रा क्या है, एक तरीके की डिजीज़ है। अब नायासिन का ये नेम क्या है, नायासिन मतलब कौन सा विटामिन है, ये B3 है। कैरोटीन मतलब A है ये, ठीक है। अब पेंटाथोनिक एसिड मतलब ये B5 है। पायरिडॉक्सिन मतलब ये B6 है। तो अब पेलेग्रा जो है ये B3 के अभाव से होता है। यहाँ पर कॉमन सेंस काम नहीं आने वाला है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पेलेग्रा जो है B3 यानी नियासिन के अभाव में होते हैं। नियासिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको पेलेग्रा डिजीज़ जो है हो सकते हैं, ठीक है। हर एक विटामिन के लिए हर एक डिजीज़ याद रखना चाहिए, हर एक विटामिन के लिए हर एक डिजीज़ याद होना चाहिए सबको। इसका आंसर जो है B3 यानी नायासिन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है नायासिन यानी B3 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी, इनमें से कौन से आर्टरी ऐसे हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मिली हुई है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यानी इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो मिली हुई नहीं है। तो कौन से ब्लड प्योर है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। ये वाला प्योर है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, ये प्योर है। ये ब्लड को हम कह सकते हैं ना कि ये प्योर ब्लड है। क्यों, ये हमारे पूरे शरीर में हम भेजेंगे इस ब्लड को, क्यों, क्योंकि पूरे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तभी ना काम आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए हम पूरे शरीर में भेजेंगे। अब देखो, अब आपको ऑप्शन में क्या दी हुई है, आपका ऑप्शन में दिया हुआ है एब्डोमिनल आयोटा या फिर पल्मोनरी आर्टरी या फिर रेनल आर्टरी या फिर हेपाटिक आर्टरी। कौन में से आर्टरी ऐसे हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बहते हैं, यही पूछा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली दो चीज़ें होती है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन, ठीक है। तो आर्टरी जो है उसमें क्या होता है, आर्टरी में ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और वेन में ज़्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड होता है, CO2 मिक्स्ड ब्लड होता है। और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी O2 मिक्स्ड ब्लड होता है। ये सिर्फ एक केस में इसका उल्टा होता है, कौन सा, सारे के सारे जितने भी आर्टरी है उसमें, सब शरीर में जितने भी आर्टरी है सब के सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जितने भी वेन है सब के सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। एक केस में उल्टा होता है, सिवाय एक केस, कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी। इसमें क्या होता है, हालांकि ये है आर्टरी, लेकिन इसमें कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं यानी डीऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी वेन जो होता है, इसमें क्या जाना चाहिए, वेन है तो क्या जाना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड जाना चाहिए, लेकिन जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये याद रखना, सिवाय पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का हर किसी के लिए सेम रूल है, सिर्फ पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अलग होता है। इसका एक बार मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ये देखो, इसका मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें। देखो ये क्या है, ये हमारा अब आप लोगों को दिख रहा है कि ये दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड दिस इज़ द राइट साइड ऑफ हार्ट, है ना। अब दोनों साइड आप लोगों को दिख रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब इनमें हम क्या करेंगे, इनमें हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ हमारे पूरे ब्लड जा रहा है, तो समझ में आ जाएगा चीज़ें। देखो ये क्या है, लेफ्ट साइड में हार्ट में वेंट्रिकल है और ऑट्रियम है, ऑट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें यहाँ से निकाल रहा है, यहाँ से क्या हुआ है, कौन से सबसे पहले देखो यहाँ से क्या निकलेंगे, ये इस जगह को देखो जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है अभी, यहाँ से निकल रहा है हमारा आयोटा, ठीक है। ये हमारे आयोटा निकल रहा है, आयोटा से ऐसे 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 ब्लड जा रहा है, ऐसे ऐसे आयोटा के जरिए ऐसे ऐसे ब्लड जा रहा है, ठीक है। आयोटा के जरिए ऐसे ऐसे ब्लड जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, आयोटा के जरिए, सिस्टमिक आर्टरी के जरिए ये सारे ब्लड हमारे टिश्यूज़ एंड कैपिलरीज में जाते हैं, सारे के सारे ब्लड जो है वो टिश्यूज़ एंड कैपिलरीज में जा रहे हैं, ठीक है। अब इस टिश्यू और कैपिलरी से क्या हो रहा है, टिश्यू और कैपिलरी से यहाँ पर ऑक्सीजन को दे रहे हैं और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ रहे हैं। तो ब्लड में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं वो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आते हैं, वो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं हमारे राइट साइड में, राइट ऑट्रियम में आएगा, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर वो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड सीधा जा रहा है कहाँ तक, लंग्स तक जाएगा, ये है लंग्स में जाएगा। कौन से आर्टरी के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी। ये होता है जो राइट वेंट्रिकल से निकलकर जो हमारे लंग्स तक जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम, ये देखो ये लंग्स है ना, ये है ना लंग्स,
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी। तो इसके जरिए कौन सा ब्लड जा रहा है, कार्बोक्सीजनेटेड। ये आर्टरी है लेकिन कार्बोक्सीजनेटेड जा रहा है ना। और नॉर्मली क्या था, ये आर्टरी था, ये देखो ये एक आर्टरी था, इसमें क्या जा रहा था, रेड कलर है मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रेड कलर है मतलब ये ऑक्सीजनेटेड। अब लंग्स में चला गया, लंग्स में से क्या होगा, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है, जो ऑक्सीजन लंग्स में है वो मिल जाएगा ब्लड में से। वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी से फिर से आयोटा मार्फत वो जाएगा पूरे शरीर में। तो ऐसे करके ये साइकिल चलता रहता है, ऐसे करके ये साइकिल चलता रहता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि लंग्स में, हम लंग्स से लेते हैं, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन मिलते हैं किसके साथ, ब्लड के साथ, ऑक्सीजन मिलते हैं ब्लड के साथ। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आते हैं, लंग्स से वो सीधा आता है कहाँ पर, वो आते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में आते हैं। वहाँ से कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा मार्फत कहाँ चले जाते हैं, पूरे शरीर में, यानी सेल एंड टिश्यूज़ में चले जाते हैं। वहाँ से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ से कहाँ आते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ आते हैं कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए आते हैं कहाँ पर, लंग्स में, लंग्स में आते हैं। फिर लंग्स में चेंज हो रहा है और लंग्स से फिर से क्या कर रहे हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं कहाँ पर, लेफ्ट आर्ट्रियम में। किसके जरिए, ये कौन है, पल्मोनरी आर्टरी था, ये एक्चुअली है पल्मोनरी वेन, ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो ये सिस्टमिक तरीके से हमारा साइकिल जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है। ये सिस्टमिक तरीके से जो है साइकिल चलता रहता है, इसको याद रखना। ये सिस्टमिक तरीके से जो साइकिल मैंने बताया इसको याद रखना, एक भी क्वेश्चन इनमें से गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज एन आउट ग्रोथ ऑफ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो किसका आउट ग्रोथ है, इज इट इलियम, इज इट जेजुनम, इज इट असेंडिंग कॉलन, इज इट सिकम। देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो किसका पार्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जी। एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक 3 पार्ट होता है, क्या क्या, एक होता है डिओडिनम, एक होता है जेजुनम, एक होता है इलियम, एक होता है इलियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला ऑप्शन में क्या है, इलियम है। तो हमें ये पता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये तो पहले एक हो गया डिलीट, ये भी डिलीट कर दो, इन दोनों को पहले एलिमिनेट कर दो क्योंकि ये दोनों किसका पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जी। और हमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पूछा है, तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग पार्ट है उसे कहा जाता है जी सिकम, उसे कहा जाता है सिकम। और वहाँ से सिकम से एक आउटर ग्रोथ ऐसे निकल के आते हैं जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। सिकम से एक आउटर ग्रोथ आता है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये देखो ये होता है बेसिकली हमारा, ये होता है बेसिकली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे खत्म हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला है, ये यहाँ से जो है लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है। इस साइड में आप जो भी देख रहे हो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब ये जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इस पार्ट को कहा जाता है सिकम, इस पार्ट को कहा जाता है सिकम। इसमें यहाँ पर एक भाल्व होता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर एक भाल्व होता है, ठीक है। इस भाल्व को क्या कहा जाता है, इस क्योंकि इस ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट एरिया है तो इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया था इलियम। इस भाल्व को कहते हैं इलियो, इलियम की वजह से इलियो और सिकम के वजह से सिकल। तो इस भाल्व को कहते हैं इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। इस वाल्व को कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का सिकम का एरिया से ऐसे एक आउटग्रोथ निकल के आते हैं, इसे कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इस आउटग्रोथ को कहते हैं अपेंडिक्स। तो आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज आउटग्रोथ ऑफ, क्या कहोगे, इलियम कहोगे, जेजुनम कहोगे, असेंडिंग कोलन कहोगे या सिकम कहोगे। असेंडिंग कोलन भी नहीं होगा। असेंडिंग कोलन जो ऊपर वाले जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ऐसा जो ऊपर ऐसे ऐसे करके घूमता है ना, ऐसे ऐसे करके जो घूमता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं असेंडिंग, इसको कहते हैं डिसेंडिंग, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सिकम जो है वो हो जाएगा हमारा इसमें आंसर, ठीक है। चलो अब है नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम प्रिंसिपली प्रोवाइड्स द कंट्रोल ओवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या फिर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे सर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नहीं,
क्वेश्चन तो पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्या बोला गया, ये थोड़ी बोला गया कि कौन से नर्वस सिस्टम को वो एक्टिव करते हैं या किसको वो डिक्रीज करते हैं, ये थोड़ी बोला गया। आपको पूछा गया कि भाई कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, तो जब कंट्रोल पूछेंगे तब ना ही ये पैरासिम्पैथेटिक होगा ना ही ये सिंपैथेटिक होगा, कुछ नहीं होगा, और सेंट्रल तो होगा ही नहीं। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पैरासिम्पैथेटिक को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, और सिंपैथेटिक को कम करते हैं यानी डिक्रीज करते हैं। ठीक है, ये आपको नहीं पूछा गया था भाई यहाँ पर कि किसको एक्टिव करते हैं, आपको पूछा गया था कि कंट्रोल किसके ऊपर करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल अगर किसी को ये करते हैं तो वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बेनिफिशियल आसनास फॉर डायबिटीज मेलाइटस। ये बहुत ही आसान है, ये आप लोगों को जो यूजीसी कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये जो एमओई द्वारा यानी एमएचआरडी एमओई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या तो फिर आयुष के द्वारा जो जारी की हुई योग प्रोटोकॉल है जो कि IDY में फॉलो करी जाती है, वहाँ पर भी दी हुई है। आयुष के द्वारा जारी किए हुए डायबिटीज़ के लिए अलग प्रोटोकॉल होता है, वहाँ पर भी ये दिया गया है कि जो अर्धमत्स्येंद्रा आसन है, इज इट मोर बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज़ पेशेंट्स। अर्धमत्स्येंद्रा आसन जो होता है ये मोस्ट बेनिफिशियल आसन है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। और अब बिहार स्कूल ऑफ योग भी देख लो, बिहार स्कूल ऑफ योगा भी अगर आप देखेंगे और एज व्यासा, इन दोनों के जरिए, इन दोनों का भी योग थेरेपी के ऊपर बुक्स हैं, डायबिटीज़ स्पेशल बुक्स हैं, यश भाषा का भी हैं, तो वहाँ पर भी सीधा सीधा आप जाओगे ना तो आपको ये मेंशन मिलेगा जहाँ जाने के बाद। ठीक है, अर्धमत्स्येंद्र आसन सीधा सीधा वहाँ पर मेंशन होता है। ठीक है, तो चलो इस क्विज का 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर ली। अब मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले क्विज में। लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट आवर्स चल रहा है, टाइम बिल्कुल भी इधर वहाँ मत करो, यहाँ वहाँ मत भागो, जितना टाइम दे सकते हो दे दो, क्योंकि लास्ट 1 वीक बचे हुए हैं आपके सामने। लास्ट वीक क्विज चल रहा है, लास्ट वीक आपके एग्जाम्स के पहले है, जितना टाइम दे सकते हो, जितना डेडिकेशन है दिखा दो दोस्तों, क्योंकि और ये टाइम मिलने वाले हैं नहीं आप लोगों को, बस एक ही हफ्ते की बात है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले हफ्ते नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।